जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों और बहुत बहुत नमस्कार सभी लोगों को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में। देखिए, हालांकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्लियर, कई दिन इसको लगते हैं समझाने में। जब हम लोग आइसोमेरिज्म कंप्लीट पढ़ते हैं तो वहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म में इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है आपके क्लास 12 बोर्ड्स की, अगर इसमें जो भी चीज़ें पूछी जाएंगी यहाँ पे हम सब कुछ डिस्कस कर दे रहे हैं। कोई भी ज़्यादा ऐसा चीज़ नहीं पूछा जाएगा जिसमें आपको बहुत दिमाग लगाना पड़े। तो अगर आपने पहले से थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ तो आपके लिए बहुत अच्छा है, नहीं भी पढ़ा है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, आपका काम चल जाएगा। समझे बात को? तो चलिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी। देखिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। और ये प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल का मतलब जाहिर सी बात है लाइट से संबंधित कुछ है। अब देखिए, लाइट जो प्लेन पोलराइज लाइट रेज होती है, पहली बात तो ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है? ऑर्डिनरी लाइट वो होती है, ऑर्डिनरी लाइट हैज़ वाइब्रेशंस इन ऑल पॉसिबल प्लेन। जितने भी प्लेन हैं उन सब डायरेक्शन में ऑर्डिनरी लाइट की क्या होती है? वाइब्रेशन होती है। ठीक है, अब इसको प्लेन पोलराइज लाइट बनाया जाता है। प्लेन पोलराइज का मतलब कि किसी एक प्लेन में, जैसे ये प्लेन पोलराइज, PPLR का मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट रेज। तो ये जो प्लेन पोलराइज लाइट रेज है, इसी का रोटेशन कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड करवा पा रहा है कि नहीं करवा पा रहा है, यही प्रॉपर्टी अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ते हैं उसको ऑप्टिकल एक्टिविटी में। क्लियर? तो it is the property of a compound, organic compound, to rotate plane polarized light rays through a certain angle is called optical activity. Clear? तो अगर PPLR को रोटेशन कर रहा है और कितना कर रहा है, इसी का जो हम स्टडी करते हैं कितना डिग्री, जैसे कि मान लो ये है 10 डिग्री रोटेट किया इधर, या 10 डिग्री इधर रोटेट किया, ठीक है, 30 डिग्री किया या 30 डिग्री इधर किया, तो ये जो रोटेशन हो रहा है, अगर कितना हो रहा है, इसी का जो हम लोग पूरी स्टडी करते हैं इसको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्लियर है ना? ऑप्टिकल एक्टिविटी इसी को बोलते हैं कि कितना रोटेट कर पा रहा है। ठीक, दूसरी बात, जो कंपाउंड्स करेंगे, अब जरूरी थोड़ी कि सारे कंपाउंड करें, तो हमको यही सब चीजें तो पढ़नी है कि कौन सा करेगा कौन सा नहीं करेगा। और दूसरी बात कि कितना कौन कर पाएगा, क्लॉकवाइज करेगा कि एंटी क्लॉक करेगा, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हम लोग किसी कंपाउंड को देखकर नहीं बता सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा या एंटी क्लॉक करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, अब हम लोग शुरू से पढ़ते हैं। अभी तक मैं जो भी बोला आपको कुछ नहीं समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड टू रोटेट PPLR थ्रू अ सर्टेन एंगल इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक, अब जो कंपाउंड्स, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट रे को रोटेट कर सकते हैं, आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उनको हम बोलेंगे कि वो कंपाउंड एक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। बात समझ में आ रही है? ये दो बात आपको समझ में आ गई। ऑर्डिनरी लाइट हैज वाइब्रेशन इन ऑल पॉसिबल प्लेन। देखो, ऑर्डिनरी लाइट ये है, ठीक है, जो नॉर्मल लाइट है, सन से आ रही हो या फिर लाइट से आ रही हो, जैसे कोई बल्ब जल रहा है तो उससे जो लाइट आती है वो ऑर्डिनरी, मतलब उसमें जो वाइब्रेशंस होते हैं, वेक्टर्स होते हैं, वो ऑल पॉसिबल प्लेन में होते हैं। तो देखो ना, यहाँ पे हर डायरेक्शन में है, हर डायरेक्शन में है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो अगर हम इसी लाइट को लेंगे, अब ये जैसे कि मान लो ये इधर है, ये अगर रोटेशन हुआ इधर तो ये वाला इसके जगह पे आ जाएगा, तो हमको समझ में नहीं आएगा कि रोटेशन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये रोटेशन हमारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी है कि रोटेशन हो रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, नेकोल प्रिज्म से पास कराएंगे ताकि ये सारे के सारे जो है एक प्लेन में आ जाए। अब देखो, ये सारे के सारे एक प्लेन में आ गए। ये गिनती मत रखना कि सर आप यहाँ कितना बनाए हैं, यहाँ कितना बना, मैं 4 ऐसे बना लिया हूँ, कहीं 3 भी बन गया होगा तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये प्लेन पोलराइज लाइट रे है, सिंगल प्लेन में आ गए, सिंगल प्लेन। इसको हमको सिंगल प्लेन में बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब ये रोटेशन करेंगे तब हमको समझ में आएगा कि हाँ रोटेशन हो रहा है कि नहीं। अब इसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशंस के थ्रू पास कराएंगे। क्लियर? अब कितना रोटेशन हो रहा है, जो स्पेसिफिक रोटेशन या रोटेशन पता करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है पोलैरीमीटर, वो सब आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये इसके थ्रू पास हुआ।
अब ये देखो, ये इधर चला गया या इधर चला गया या फिर कुछ नहीं हुआ, ऐसा ही है। तो अगर ये हो रहा है डेक्स्ट्रो रोटेशन, अगर प्लेन पोलराइज लाइट रे को क्लॉकवाइज रोटेट कर दे रहा है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वो क्या कहलाएगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड को हम लोग स्मॉल में डी या पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। समझ में आ रही है बात? क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ पीपीएलआर। कभी एग्जाम में आ जाए व्हाट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, तो आप लोग बोलेंगे सच कंपाउंड विच रोटेट्स पीपीएलआर, पूरा लिखना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट रे इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा तो उसको बोलेंगे लीवो रोटेटरी, जिसको स्मॉल एल या नेगेटिव से डिनोट करेंगे। और देखिए ये क्या है? नो रोटेशन। नो रोटेशन का मतलब ये नहीं होता है, हालांकि अभी तो इसका मतलब आप यही समझेंगे कोई रोटेशन नहीं हो रहा। कभी कभी क्या होता है, कंपाउंड के ही दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा ऐसे रोटेट कर दे रहा है और दूसरा हिस्सा इतना ही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक दोनों क्या बराबर रोटेशन कर दे रहे हैं, दो हिस्से मोलिक्यूल के। मान लो उसमें दो एटम है, एक एटम थोड़ा सा इतना इधर कर दे रहा है और थोड़ा सा इधर कर दे रहा है रोटेशन, तो हम बोलेंगे कि नेट रोटेशन कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब भी होता है नो रोटेशन। ठीक है, तो कुल मिला के ओवरऑल अगर कोई रोटेशन नहीं हुआ तो हम बोलेंगे कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। समझ में आ रही है बात? तो अब यहाँ पे देखिए, ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई। अब इसमें कुछ बेसिक्स क्या होते हैं, डेफिनेशंस होते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं कायरल कार्बन। अब पहली बात तो ये कायरल कार्बन समझ के ये मत दिमाग में लगना कि कायरल केवल कार्बन ही होता है, सल्फर भी हो सकता है। बस ये समझो तुम कि वो sp3 होना चाहिए, टेट्राहेड्रल होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? और हम लोग बोर्ड्स को ध्यान दे रहे हैं तो यहाँ पे कायरल कार्बन ही आएगा, चिंता मत करिए। तो sp3 का मतलब कि कार्बन के चारों सिंगल बॉन्ड है। बात समझ में आ रही? कार्बन के चारों सिंगल बॉन्ड है। दैट sp3 कार्बन दैट इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। ऐसा कार्बन sp3 जिसके चारों बॉन्ड्स अलग अलग हों, मतलब चारों बॉन्ड्स पे जो ग्रुप लगे हुए हैं वो अलग अलग हो। जैसे एक एग्जांपल हम ऐसे ही ले लेते हैं, जैसे कि मान लो ये कार्बन है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, ये कायरल कार्बन होगा। कायरल कार्बन को हम लोग ऐसे स्टार से डिनोट कर देते हैं, आस्टरिस्क इसको बोलते हैं। ठीक है, स्टार से। तो अब हमको चेक करना है, जैसे एग्जाम्पल है, देखो ये कार्बन तो कायरल नहीं है क्योंकि ये C2H5 है। जरा इसको ओपन करो तो C2H5 है, जैसे कि हम यहाँ C2H5 को ऐसे बना देते हैं, तो ये अब देखो इस कार्बन पे, ये वाला जो कार्बन है इस पे तो 2 हाइड्रोजन सेम हो गए, ये तो हो ही नहीं सकता। ये कार्बन पे देखो तीनों हो गए, तो यानी कि ये वाला कार्बन दोनों जो है वो कायरल नहीं है। ये वाला कार्बन देखो इस पे 3 हाइड्रोजन सेम लगे हुए हैं, ये भी नहीं हो सकता। ये कार्बन दो देखो, इस पे एक ब्रोमीन लगा है, इस पे OH लगा है, इस पे पूरा CH3 लगा है, इस पे पूरा C2H5, ये कायरल कार्बन है। तो इसको स्टार से हम लोग इसको मार्क कर दिए। समझ में आ रही है बात? ये देखो नाम भी लिख लो, ये ब्यूटेन 2 ऑल है। ये कार्बन कायरल नहीं हो सकता क्योंकि 3 हाइड्रोजन सेम लगे हुए हैं, तो इसको क्रॉस कर देते हैं। ये कार्बन पे 2 हाइड्रोजन दिख गए, इसको क्रॉस, इस पे भी 3 क्रॉस। लेकिन इस कार्बन पे ध्यान दो, इस कार्बन पे एक तो CH3 लगा है, इस कार्बन पे एक H लगा है, एक OH लगा है, और चौथा जो ग्रुप है वो इथाइल लगा है, यानी कि एक इथाइल, मिथाइल, हाइड्रोजन, OH, चारों डिफरेंट ग्रुप हैं, यानी कि ये कायरल है। इसको स्टार, ध्यान रखना ये क्रॉस हम किए हैं और ये स्टार है। ठीक, इस कार्बन को देखें तो इस कार्बन पे देखो एक H है, एक OH है, लेकिन इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, यानी कि 2 ग्रुप सेम हो गए, या और ये दोनों तो हैं ही नहीं कायरल कार्बन, तीनों को क्रॉस करना पड़ेगा हमको, कोई कायरल कार्बन नहीं है यहाँ पे। ठीक, ये टार्टरिक एसिड है। ध्यान से देखो, इस कार्बन को तो हमको चेक ही नहीं करना है, इस कार्बन को हमको चेक ही नहीं करना है क्योंकि ये sp2 है। COH का ये ऐसे होता है, ठीक है ना, एक डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, तो ये sp2, इन दोनों को तो हमको चेक ही नहीं करना, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। इस कार्बन पे देखो एक OH, एक H, एक COH और एक ये पूरा ग्रुप, चारों डिफरेंट हैं, यानी ये कायरल हो गया। ठीक, इस कार्बन पे एक H, एक OH, एक COH और ये चौथा ये पूरा, चारों डिफरेंट हैं, यानी कि ये कायरल हो गया। समझ में आई बात? तो इसमें 2 कायरल क्या है, कार्बन है, इस बात को ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये कार्बन पे देखो 3 हाइड्रोजन साफ दिख रहा, तो ये तो कायरल हो ही नहीं सकता है। समझ में आ रही है बात? इस कार्बन पे, यहाँ पे कार्बन है ना, इस कार्बन पे देखो एक OH, एक H,
एक CH3 और ये इतना बड़ा सा दूसरा ग्रुप, डिफरेंट है चारों, यानी ये वाला कार्बन कायरल हो गया। ये वाला कार्बन ध्यान रखना इस पर कुछ नहीं दिख रहा है, तो 2 बॉन्ड हाइड्रोजन हो गए। तो अगर 2 हाइड्रोजन सेम हो गए तो ये तो कायरल हो ही नहीं सकता है। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये भी कायरल नहीं हो सकता है। और ये कार्बन कायरल नहीं हो सकता क्योंकि 3 हाइड्रोजन है। तो इसमें क्या है, एक कार्बन क्या है, कायरल है। यहाँ पे ध्यान दो, ये कार्बन तो हो ही नहीं सकता कायरल, ये कार्बन हो ही नहीं सकता कायरल। ये कार्बन पे भी देखो 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन है, तो ये दोनों नहीं हो सकते हैं। इस कार्बन पे देखो, एक पे H, एक पे OH, ठीक। और ये क्या है, CH2 CH3, CH2 CH3, इधर भी क्या है, CH2 CH3, यानी कि इस कार्बन पे एक H है, एक OH है, इधर इथाइल है और इधर भी इथाइल है, यानी कि ये भी नहीं है। समझ में आ रही बात? इसमें कोई भी कार्बन जो है वो कायरल नहीं है। तो इसको आप समझ जाइए। और एक चीज आप ध्यान रखिए, अभी मैं ऐसे ही बता देता हूं कि अगर किसी कंपाउंड में, जैसे इस कंपाउंड में क्या है, 2 कायरल कार्बन है, अगर देखो कायरल कार्बन का होना और मॉलिक्यूल का कायरल होना, ध्यान से समझना, कार्बन का कायरल होना इस बात की श्योरिटी नहीं देता है कि ओवरऑल मॉलिक्यूल भी जो है वो कायरल होगा। कायरल का मतलब क्या होता है, एसिमेट्रिक, ठीक है। कभी अगर एसिमेट्रिक कार्बन आ जाए तो उसका मतलब भी वही है। एसिमेट्रिक कार्बन का होना या कायरल कार्बन का होना और पूरे मॉलिक्यूल का एसिमेट्रिक होना, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। अगर मॉलिक्यूल ओवरऑल एसिमेट्रिक है या कायरल है तो इसका मतलब वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट रे को रोटेट करेगा। समझ में आ रही है बात? तो कायरल, कुछ लोग सोचते हैं कि अच्छा इसमें कायरल कार्बन है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात तो 100% हम श्योर हैं कि अगर किसी कंपाउंड में केवल एक कार्बन कायरल है तो वो 100% क्या होगा, मॉलिक्यूल भी कायरल होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, तो इसको स्टार बना के आप लिख लीजिए कि मॉलिक्यूल विथ ओनली 1 कायरल कार्बन इज 100% कायरल, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है ना? बट मॉलिक्यूल्स विथ 2 और मोर कायरल कार्बन may not be overall कायरल, यानी वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर मान लो उसके पास कोई तरह की सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गया, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया, अगर कोई भी तरीके की सिमेट्री है उसके पास, तो वो क्या करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? तो ध्यान से समझिए, ये सब पूरा नोट कर लीजिए, आप इसको फटाक से नोट कर लो, फिर हम आगे कुछ और बेसिक्स टर्म सीखेंगे, इसको नोट कर लो। आइए दोस्तों, कुछ बेसिक्स टर्म्स पढ़ लेते हैं हम लोग। जैसे इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? इनैंशियोमर्स वो होते हैं जो एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर, अब स्टीरियो आइसोमर मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर की ही हम बात कर रहे हैं। असल में स्टीरियो आइसोमर में ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी आता है, ऑप्टिकल आइसोमर भी आता है। तो आप इसको ना लिख के ऑप्टिकल आइसोमर भी लिख लेंगे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो मिरर इमेज तो है एक दूसरे के, लेकिन सुपर इम्पोजिबल नहीं है। सुपर इम्पोजिबल नहीं होने का मतलब क्या है कि एक दूसरे को पूरी तरह से ढक नहीं पा रहे हैं। जैसे यहां पर ये स्ट्रक्चर देखिए, अब देखो इसका मिरर इमेज ये है, अगर इसको उठा के हम इसी पे रखें तो H OH के ऊपर जाएगा, ढक नहीं पाएगा, OH H के ऊपर जाएगा, ढक नहीं पाएगा, मतलब पूरी तरह से तो इसको ढक नहीं पा रहा है। तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, मिरर इमेज और इनैंशियोमर्स। तो इनैंशियोमर्स ध्यान से समझिएगा कि ये कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है। पहली बात तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है, एक ही कायरल कार्बन है यहाँ पे, तो ये 100% श्योर है हम कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी तो शो करेगा। तो ये क्या है, ये अगर D है तो ये L होगा, या फिर अगर ये L है तो ये D होगा। ध्यान से समझिएगा, इनैंशियोमर में जो पेयर ऑफ
पेयर ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है ना, पेयर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑफ ईच अदर। तो वो एक अगर डी है तो दूसरा एल होगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। कौन सा डी होगा कौन सा एल होगा हम नहीं बता सकते ऐसे देख के, उसके लिए हमको लैब में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। दूसरा एग्जांपल ये भी देख लो, जैसे इधर एच एच है, इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो ये बनेगा। अब हम इसको उठा के इस पर रखेंगे तो इसको तो ढक नहीं पाएगा ये, तो इसका मतलब ये क्या है, ये भी एक दूसरे के क्या है, इनैंशियोमर्स हैं, ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। दूसरा है डायस्टेरियोमर्स। डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स या ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के मिरर इमेज ही नहीं है। तो देखो ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ठीक है, ये पूरा मॉलिक्यूल कायरल है, ठीक है। आप कैसे पता करोगे कि सर दो ठो कायरल आइटम है और आप बोल दे रहे हैं कि कायरल है। अभी आपने बोला था कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो हम लोग को भी तो बताइए कैसे नहीं होगा। तो अभी बेटा समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में जब हम मीजो कंपाउंड पढ़ाएंगे। तो देखो ये दोनों, पहली बात ये ऑप्टिकल एक्टिव है। अब इसका और इसमें कैसा रिलेशन है, ध्यान से समझना, ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, समझ में आ रही है बात। तो जैसे कि मान लो अगर हम, ये समझ में आ रहा है ना, अगर इसका मिरर इमेज ये होता तो ये दोनों एच इधर चला जाता, एक एच गया एक नहीं गया। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लो ठीक है, ये अलग है, ये हम कुछ कंपाउंड लेके चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये कंपाउंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक। अब हमसे कोई पूछे फर्स्ट और सेकेंड क्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो जाहिर सी बात है इसका जस्ट ये मिरर इमेज है, इसको उठा के इस पर रखेंगे तो ढक नहीं पाएगा। तो ये क्या है, इनैंशियोमर्स, ठीक है, हम केवल ई लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, ई, इनैंशियोमर्स। फर्स्ट एंड थर्ड क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड क्या है, देखो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, फर्स्ट एंड थर्ड क्या है, तो फर्स्ट और थर्ड में ये इसका मिरर इमेज ही नहीं है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड क्या हो जाएंगे, डायस्टेरियोमर्स हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात। फर्स्ट एंड फोर्थ ये भी क्या है, इसका मिरर इमेज नहीं है, जिसका मतलब ये डायस्टेरियोमर्स हो गए। समझ में आ रही है बात। थर्ड एंड फोर्थ क्या है, थर्ड एंड फोर्थ क्या है, तो ध्यान से समझो, ये H इधर दिखाई दे रहा है, ये OH इधर दिखाई दे रहा है, यानी कि थर्ड और फोर्थ जो है एक दूसरे के मिरर इमेज है, और इसको उठा के इस पर रखेंगे तो नहीं ढक पाएगा इसको, यानी कि ये क्या है, इनैंशियोमर्स है। समझ में आ रही है बात, ठीक। सेकेंड एंड थर्ड क्या है, सेकेंड और थर्ड ध्यान से समझो एक दूसरे के डायस्टेरियोमर्स है, एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। समझ में आ गई बात, अच्छे से क्लियर है, ठीक है। सेकंड और फोर्थ में भी आप निकाल सकते हैं, आपकी जो इच्छा वहाँ पे यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगर मिरर इमेज ही नहीं है तो डायस्टेरियोमर्स मिरर इमेज है और ढक नहीं पा रहा है, सुपर इम्पोज नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, इनैंशियोमर्स हो जाएगा। क्लियर है, इसको नोट करिए। अब हम कुछ और चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं, जैसे कि रिटेंशन क्या होता है, ठीक है, रिटेंशन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, रेशमिक मिक्सचर क्या होता है, ठीक, इसको नोट कर लिए हो। चलिए अब हम मिटाते हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे रिटेंशन, इन्वर्जन, रेशमाइजेशन या रेशमिक मिक्सचर या फिर मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं। इन सब का देखो डेफिनेशन आएगा तो आएगा, बस उससे ज़्यादा कुछ आने वाला है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिटेंशन। रिटेंशन में आप समझ भी रहे हैं, रिटेन करना, रिटेंशन, ठीक है। तो आप इसमें चाहे तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, तो मैं बोल भी दूंगा, आप लिख लेंगे, लिख लो। द रिएक्शन इन विच
in which the spatial configuration मतलब स्पेस में जो बॉन्ड्स का अरेंजमेंट है, ठीक है ना, स्पेशियल कन्फिग्रेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव एटम रिमेन्स सेम, ठीक है, उसका अरेंजमेंट वैसा ही हो। जैसे कि एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो ये कार्बन है, यहाँ पे A लगा है, यहाँ पे B लगा है, ये C है, और ये यहाँ पे क्लोरीन है। मान लो हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पे Cl हटेगा, माइनस Cl माइनस, और प्लस में OH माइनस हम जोड़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर ये केवल ऐसे ही बन जाता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई भी बॉन्ड का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, ठीक, कोई भी बॉन्ड का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, तो मतलब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वही इसका भी है। अगर ये R है तो ये भी R है, अगर ये S है तो ये भी S है, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आया है। ये RS क्या बोल रहे हैं सर, तो RS होता है जस्ट R का मतलब S का मतलब, बस हम भी चेक करते हैं कि उसका मतलब एक अगर R है तो दूसरा अगर S है, तो मतलब कि एक का अगर रोटेशन क्लॉकवाइज है तो दूसरे का एंटी क्लॉक है। हम ये अभी भी नहीं बता सकते कि वो R का मतलब क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो ये समझ में आया, ये हो गया रिटेंशन। दूसरा है इन्वर्जन। स्पेलिंग ये होता है, ऐसा लिख लेना, द रिएक्शन इन विच द स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव एटम इज इन्वर्टेड, जस्ट पलट जाता है। जैसे यही हम लेके चल रहे हैं, मान लो, ठीक है, यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, तो Me लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा इसको साफ कर लें, ठीक है, इन्वर्जन, ठीक है, तो ऐसे लिख लोगे आप, यहाँ पे C2H5, यहाँ पे CH3, यहाँ पे मान लो H है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो ये Cl है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम करा रहे हैं, तो Cl माइनस हटेगा, OH माइनस जुड़ेगा, ठीक। तो अब अगर ये कंपाउंड कुछ ऐसा बनता है, जस्ट ध्यान देना, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, जस्ट इसका इन्वर्जन हो गया कि नहीं हो गया। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है, ध्यान से समझ रहे हो। तो कभी ऐसे बना के आ गया तो देखो बॉन्ड का डायरेक्शन जैसा था वैसा ही है, तो हम बोलेंगे रिटेंशन प्रोडक्ट, और ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट, ठीक है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग देखे थे ना, SN2 में इन्वर्जन हो जाता है, और ये SN1 में ये मतलब SN1 में दोनों मिलता है हमको, क्लियर। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रेसमिक मिक्सचर, ठीक, रेसमिक मिक्सचर, इट इज द इक्विमोलर मिक्सचर, यानी कि 50-50 रेशियो, ऐसे लिख देना, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। अब ये जो कंपाउंड है दोनों सेम होने चाहिए, मतलब देखो जैसे कि मान लो हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो इसी का रिएक्शन इस बार कुछ इस तरीके से हो रहा है, Cl माइनस निकल रहा है और OH माइनस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो एक प्रोडक्ट तो ऐसा बन गया, ठीक है, एक प्रोडक्ट तो ऐसा ही बना, और साथ में दूसरा प्रोडक्ट कुछ ऐसा बना कि
यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, तो ये रिटेंशन वाला भी प्रोडक्ट बन रहा है और ये इन्वर्जन वाला भी प्रोडक्ट बन रहा है। अब ध्यान से समझना, मतलब हम समझाना ये चाह रहे हैं कि डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टी और कंपाउंड सेम का मतलब क्या है। जैसे कि ये कंपाउंड है, जैसे कि एक मान लो एक बीकर है, ठीक है, बीकर में 2 मोल पर लीटर ये भी है और 2 मोल पर लीटर ये भी है, दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर है, इक्विमोलर मिक्सचर है। तो अब जब इसका मान लो, सपोज करो कि इसका क्लॉकवाइज रोटेशन 50 डिग्री है, तो इसका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा 50, यानी कि नेट रोटेशन तो कैंसिल हो जाएगा, नेट रोटेशन तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जैसे कि मान लो अगर 2 मोलर इसका, 2 मोलर इसका, अगर इसका 2.1 मोलर आ गया, ठीक है, सपोज करो इसका 2.1 मोलर आ गया और इसका 2 ही मोलर है, और ये मान लो क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में क्लॉकवाइज भारी है, तो इसका मतलब इसका 0.1 मोलर ज़्यादा है, इसका मतलब नेट रोटेशन अभी भी पॉसिबल होगा। समझे? तो जब इसका और इसका दोनों का कंसंट्रेशन का बराबर हम ले रहे हैं और मिक्सचर कर दे रहे हैं, मिक्स कर दे रहे हैं, ठीक है, तब वो क्या होगा, जितना इसका रोटेशन होगा एग्जैक्टली इक्वल अपोजिट इसका रोटेशन होगा। ये क्लॉकवाइज 50 डिग्री तो ये एंटी क्लॉकवाइज 50 डिग्री, नेट रोटेशन 0, ठीक है। तो अब ये जो हो रही है ये एक दूसरे की भरपाई कर दे रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन, ठीक है ना, ठीक है, एक्सटर्नल कंपनसेशन, ठीक है। यहां पे लिख लो, द रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, एक्सटर्नल कंपनसेशन, ठीक है। तो यहां पे हम चाहे तो लिख सकते हैं 1 molecule कैंसल्स रोटेशन ऑफ अदर, ठीक, एक मोलिक्यूल दूसरे मोलिक्यूल का रोटेशन एग्जैक्टली क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है, क्योंकि दोनों का इक्विमोलर हम लोग लिए हुए हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये हो गया रेसमिक मिक्सचर। तो कभी पूछा जाए रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं कि इनएक्टिव होते हैं, तो वो मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। असल में उसमें जो दोनों कंपाउंड हैं इंडिविजुअली वो दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं। ध्यान से समझना, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन जब इन दोनों को मिला देंगे और दोनों का सेम अमाउंट लेके मिलाएंगे, तब ये ओवरऑल जो मिक्सचर होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकल रोटेशन नहीं होगा, क्योंकि एक इतना किया तो दूसरा भी इतना ही कर दिया, खत्म हो गया रोटेशन, ठीक है। ये हो गया रेसमिक मिक्सचर। एक और छोटा सा बचता है मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड में इसमें हम लोग लिख सकते हैं 2 or more कायरल कार्बन, ठीक है। अब वही चीज हम बता रहे जो अभी हम समझा रहे थे, 2 or more कायरल कार्बन, बट ओवरऑल molecule is optically inactive due to plane of symmetry, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब क्या होता है उस पर बहुत ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, बस आप नाम नोट कर लीजिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक, ये है, जरा इसका मिरर इमेज बनाओ तो, नहीं मिरर इमेज बनाने की क्या जरूरत है यहाँ पे। अब आप ध्यान से देखिए, ये एटम कायरल, ये एटम कायरल, लेकिन एक बात बताइए, यहाँ से अगर हम मॉलिक्यूल को काटें, यहाँ पे अगर हम एक प्लेन ऐसे पास कराएं, तो जो इक्वल है वही नीचे भी आ रहा है कि नहीं, मॉलिक्यूल जो ऊपर का हिस्सा है वैसे ही एग्जैक्टली डिट्टो नीचे का भी स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब ये एक क्या है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये एक ऐसा प्लेन है जो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे रहा है। और इसके वजह से होगा क्या कि मॉलिक्यूल का नेट ऑप्टिकल रोटेशन 0 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? यानी कि अगर इसके वजह से क्लॉकवाइज रोटेशन है तो इस हिस्से के वजह से एंटी क्लॉक होगा। ध्यान से समझना, मॉलिक्यूल में जितने भी कायरल कार्बन होते हैं सब के सब क्या करते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन करते हैं, ठीक है। वो सब के सब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। अगर उन सब का ओवरऑल रिजल्ट नेट कैंसिल हो जा रहा है, तब हम बोलेंगे कि मॉलिक्यूल में एक से अधिक कायरल आइटम है, लेकिन वो ओवरऑल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं, क्योंकि सब एक दूसरे का खत्म कर दे रहे हैं। क्लियर है? यहाँ पे क्या होता है, वही चीज हो रहा है।
अगर इसका रोटेशन ऊपर वाले का क्लॉकवाइज है, एग्जैक्टली इसका भी क्या हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा, अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो एक दूसरे का कैंसिल करते रहे, मतलब ये अगर ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऐसे रोटेट कर देगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात, एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं। अब ये जो कैंसिलेशन हो रहा है, यहाँ पे जो कैंसिलेशन हो रहा था, ये एक अलग मॉलिक्यूल था, ये एक अलग मॉलिक्यूल था। अभी मत बोलना सर सेम ही मॉलिक्यूल था, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। ये ए है तो ये भी ए जैसा दूसरा मॉलिक्यूल है ना, तो ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इसीलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। बाहरी रूप से इसका कैंसिलेशन दूसरा मॉलिक्यूल, उसी प्रकार का मॉलिक्यूल लेकिन दूसरा मॉलिक्यूल कर रहा है। यहां पे तो दूसरा मॉलिक्यूल है ही नहीं ना, यहां पे जो है इंटरनल कंपनसेशन हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। ठीक, क्या हो जाएगा, इंटरनल, मतलब कि एक ही मॉलिक्यूल का एक हिस्सा क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा है, दूसरा हिस्सा एंटी क्लॉकवाइज करवा रहा है, तो नेट रिजल्ट क्या हो जाएगा, नो रोटेशन, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। क्लियर है, तो इसको नोट कर लीजिए, क्लियर, इसको नोट कर लो, हो गया ये। चलिए, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।